हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टैली के थ्रू GSTR1 फाइल करके जीएसटी पोर्टल पे। क्योंकि आप में से कई लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें GSTR1 को फाइल करके दिखाइए जीएसटी पोर्टल पे टैली के थ्रू, तो वो मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं GSTR1, वो मैं क्वार्टरली फाइल करता हूं, मंथली फाइल नहीं करता हूं। तो मैं क्वार्टरली के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। देखिए, हमें सबसे पहले डिस्प्ले में आना होता है गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए। उसके बाद हमें स्टेचुरी रिपोर्ट में आना होता है जिसकी शॉर्टकट की ओ है। फिर हमें जीएसटी में जाना होता है। फिर हमें GSTR1 में जाना होता है। ठीक है, यहां पर जाने के बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो रिटर्न फाइल करूंगा ये मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा, क्योंकि मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। तो इस केस में मैं अपनी रिटर्न जो GSTR1 है वो मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पीरियड जो है मेरी वो मंथली आ रही है, यानी 1 जून से 30 जून तक आ रही है। आप देख सकते हैं यहां पर इस जगह पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों आ रही है, इसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूं। सबसे पहले आपको F11 यानी फीचर्स में, स्टेचुरी में, यहां पर देखिए ये जो ऑप्शन होता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहां पर ये मैंने मंथली चूज करके रखा है। जिन लोगों को क्वार्टरली GSTR1 फाइल करनी होती है वो यहां पर क्वार्टरली चूज करेंगे। लेकिन अगर आपने मंथली चूज करके भी रखा है तो उस केस में आप GSTR1 में जाकर पीरियड चेंज करके भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो मैंने क्वार्टर और मंथली की बात की, ये क्या होता है, जीएसटी में जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होती है, टर्नओवर का मतलब सेल होता है, आपकी पूरे साल में अगर जो सेल है वो 1.5 करोड़ से कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि जीएसटी में आप चाहें तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं और चाहें तो मंथली रिटर्न फाइल कर सकते हैं GSTR1। तो यहां पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे फाइल करेंगे। तो 100% लोग, आप 100% ही बोल लीजिए, 100% लोग जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली करते हैं, कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहता है हर महीने का। ठीक है, लेकिन जो GSTR3B होती है वो सारे लोगों के केस में मंथली जाती है। और ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये मैं नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए बात कर रहा हूं, जो जीएसटी में नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर्ड होते हैं, कंपोजिट डीलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होती है, तो उन लोगों के केस में वो लोग अपनी जो GSTR1 है वो मंथली फाइल करेंगे। उनके केस में कोई ऑप्शनल का केस नहीं है, वो जो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे GSTR1 की वो मंथली फाइल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, अगर आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 3 आएगा, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर। तो कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपको 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। इसकी जो रिटर्न जाएगी GSTR1 वो हम 31 जुलाई तक कर सकते हैं, यानी 30 जून तक की जो GSTR1 है उसे हम 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटेंड पीरियड नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने अगर उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं की है, तो नॉर्मल केस में जो उसकी ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई रहेगी फर्स्ट क्वार्टर के केस में। इसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर के केस में है आपकी जुलाई अगस्त सितंबर, यानी ये हमारा सेकेंड क्वार्टर हो गया, और इसकी जो रिटर्न जाएगी वो 31 अक्टूबर तक जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो नेक्स्ट मंथ की जो लास्ट डेट होगी उसे आप लास्ट डेट मानेंगे अपनी GSTR1 फाइल करने के लिए। और जो लोग अपनी GSTR1 मंथली फाइल करते हैं उनके केस में, जैसे कि मानकर चलिए अगर वो अप्रैल की GSTR1 फाइल कर रहे हैं, तो वो जो अपनी GSTR1 फाइल करेंगे वो मई मंथ की 11 तारीख तक फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी ऐसे लोग फाइल कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं लॉ की बात करूं तो उसके बाद आपको लेट फी लगती है, जो कि अभी प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल नहीं लगाता है, लेकिन लॉ में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके ऊपर लेट फी लगेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मैं GSTR1 फाइल कर रहा हूं ये मैं क्वार्टर के केस में कर रहा हूं, यानी जो मेरी GSTR1 फाइल हो रही है ये क्वार्टरली फाइल हो रही है। और ये जो फाइल हो रही है ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए हो रही है, यानी अप्रैल मई जून के लिए हो रही है। और आज डेट है आपको 12 जुलाई, तो मेरे पास 31 जुलाई तक का टाइम है, लेकिन मैं अभी भी चाहूं तो फाइल कर सकता हूं। ठीक है, लास्ट डेट है 31 जुलाई। और ऐसे तो अभी कोरोना के कारण मतलब जो ड्यू डेट है उससे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड भी कर रखा है कि आप बाद में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं देखना है, मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स,
यहां पर क्योंकि मुझे ये रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है तो यहां पर मुझे पीरियड को चेंज करना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी यहां पर जो पीरियड आ रही है वो 1 महीने की आ रही है, ठीक है, और मुझे 3 महीने की एक साथ रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी पोर्टल पे, तो मुझे यहां पर पीरियड चेंज करनी होगी। और अगर यही काम मैंने जो F11 यानी फीचर्स में आपको स्ट्रेटजी में दिखाया, अगर वहां पर मैंने क्वार्टरली चूज करके रखा होता तो यहां पर ऑटोमेटिक क्वार्टरली की पीरियड आती, मंथली नहीं आती। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 1/4 डालेंगे, ठीक है, और 30/6 तक की रिटर्न फाइल करनी है। तो फ्रेंड्स, रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है अपनी पीरियड वगैरह डालने के बाद कि यहां पर इनकम्प्लीट मिसमैच में कुछ भी ना रिफ्लेक्ट हो। यहां पर ये जो यहां पर आपको 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमेशा 0 रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी यहां पर है तो उससे पहले आपको एरर फ्री करना होगा, यानी उस एरर को ठीक करना होगा। अंदर जाएंगे आप, अंदर जाने के बाद आपको देखना है कि यहां पर क्या एरर आ रहा है। यहां पर आपको बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। तो हम देख लेते हैं अंदर क्या है। यहां पर हमसे जीएसटी नंबर मांगा जा रहा है, जबकि ये मेरा B2C कंज्यूमर है। तो मैंने क्या किया होगा, ये जो मैंने लेजर बनाया होगा ना इस पार्टी का, तो वहां पर मैंने इसे रजिस्टर चूज कर लिया होगा, जबकि मुझे इसे अनरजिस्टर करना है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखा रहा हूं तो मैं आपको सारी चीजें यहां पर करके दिखाऊंगा कि कैसे एरर को ठीक किया जाता है। एरर कई कारण से आता है, जैसे देखिए यहां पर रेगुलर चूज किया है, अनरजिस्टर कर दिया मैंने, अब हमें ये एरर नहीं आएगा। एरर आपको कई कारण से आ सकता है, जैसे कि अगर HSN कोड मतलब नहीं डाला है किसी आइटम में तो उस कारण आ सकता है। UQC कोड जो होता है टैली में वो अगर सही से नहीं डाला है किसी प्रोडक्ट में तो भी आ सकता है। कहीं पर जीएसटी रेट का कोई फैक्टर हो, जीएसटी नंबर का कोई फैक्टर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई फैक्टर हो, टैक्स के हेड गलत लग गए हो, या इसके अलावा टैक्स जो लगाई है उसमें 1-2 रुपए का डिफरेंस हो, तो कई कारण से आपको यहां पर मिसमैच आता है, उसे आपको खुद से ठीक करना होगा। यहां पर हम फिर से अपनी पीरियड डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की पीरियड सेलेक्ट है और इनकम्प्लीट मिसमैच में कोई भी मिसमैच नहीं है, 0 आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, जो भी एंट्रीज है मेरी यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये आप एक बार चेक कर लेंगे खुद से कि सारी एंट्रीज आपने सही से की है कि नहीं, ये आपको मैनुअली करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपने सारी एंट्रीज सही से कर रखी है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट GSTR1 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है आपको कंट्रोल के साथ E, इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर क्या करना है, आप चाहें तो एक्सेल में भी इसे मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जीएसटी पोर्टल पे जाकर वहां से एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड करके लानी होगी। तो मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल करूंगा, क्योंकि अगर मैंने चेक कर लिया टैली के अंदर कि मेरी सारी एंट्रीज ठीक है तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं और मैं इतने अपने काम को मतलब बढ़ाऊं क्यों। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डायरेक्ट जेएसएन सेलेक्ट करूंगा और मेरी लोकेशन क्या होगी, ये जो मैं फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूं इसकी क्या लोकेशन होगी। तो जो यहां पर बाय डिफॉल्ट आ रही है, अगर मैं वो रहने देना चाहता हूं तो वो भी रहने दे सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो यहां पर चेंज भी कर सकता हूं। जैसे मैं C ड्राइव रखना चाह रहा हूं, ठीक है, और मेरा इस तरीके से रहेगा GSTR1 वगैरह, और उसमें जो जीएसटी नंबर है वो मेरा रिफ्लेक्ट होते रहेगा। अब यहां पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो मेरी फाइल है मैंने C ड्राइव में एक्सपोर्ट की और यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, देख सकते हैं आप C ड्राइव में GSTR1 और उसके बाद जीएसटी नंबर आ रहा है और यहां पर पीरियड भी आ रही है जून 2020। अब मैं इस फाइल को जाकर जीएसटी पोर्टल पे इंपोर्ट करूंगा, वहां पर अपलोड करूंगा और मेरी रिटर्न कुछ ही सेकंड के अंदर जीएसटी पोर्टल पे फाइल हो जाएगी। फ्रेंड्स, GSTR1 को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो टर्नओवर है ये कैसे निकाली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, टर्नओवर का मतलब होता है आउटवर्ड सप्लाई, यानी सेल की मैंने बात की। तो यहां पर आप जीएसटी के अंदर इस तरीके से खाली नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मानकर चलिए कि आपकी एक फर्म है और उसी तरीके से आप ही के स्टेट में दूसरी भी फर्म है, या इसी तरीके से दूसरे स्टेट में आपकी एक और फर्म है, यानी एक पैन के अंदर जितनी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर सबकी टर्नओवर को मिलाकर आपको देखनी होती है अपनी टर्नओवर, जिसे हम एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई आती है, यानी जिसके ऊपर भी जीएसटी रेट है वो सारी सप्लाई जो भी आप करते हैं वो भी आपको इंक्लूड करनी है। इसके अलावा हुल्ली एग्जेम्प्ट जो भी आप सप्लाई करते हैं, इवन जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो सब भी आपको शामिल करना है।
और उसके बाद इसके अंदर जो नॉन जीएसटी आइटम होते हैं वो भी आपको शामिल करना है। यानी इस तरीके की जो भी आप सप्लाई करते हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो होली एग्जेम्प्ट हो, नील रेटेड हो, नॉन जीएसटी हो, सारी की सारी चीजें आपको अपनी टर्नओवर के अंदर ऐड करनी होती है। सिर्फ आपको रिमूव क्या करना होता है, वैसी सप्लाई जो कि आरसीएम के अंदर कवर होती है, यानी जिसके लिए रिसिपेंट को पे करना होता है। अगर आप एक रिसिपेंट है और आप आरसीएम की टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एज ए रिसिपेंट उस जो आरसीएम का अमाउंट आपने पे किया है, जिस वैल्यू पर भी पे किया है, उसे आपको अपनी टर्नओवर में ऐड नहीं करना होता है। क्योंकि ये जो ऐड करना होता है आरसीएम का वैल्यू, ये सप्लायर को ऐड करना होता है। क्योंकि ये जो आरसीएम की वैल्यू है, भले गवर्नमेंट ने आपको पे करने की लायबिलिटी दी है रिसिपेंट को, लेकिन ये जो आउटवर्ड सप्लाई है ये सप्लायर की है, न कि आपकी तो ये इनवर्ट सप्लाई है। ठीक है, तो आरसीएम को एक्सक्लूड करना होता है। इसके अलावा जो टैक्सेस के हेड होते हैं, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, ये सारी चीजें आपको यहां से एक्सक्लूड करनी होती है अपनी टर्नओवर से। बाकी जितनी चीजें सारी आपको ऐड कर देनी होती है आपको अपनी एग्रीगेट टर्नओवर में। फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली में मिसमैच आता है, और उसमें मैंने एक रीजन आपको यह भी बताया कि कभी अगर आपने एंट्री टाइम जो टैक्स का अमाउंट जो टैली कैलकुलेट करती है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किया है, कभी कुछ पैसे को घटाया है या बढ़ाया है, तो वो भी मिसमैच में जाता है। अगर आप वो प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं टैली के जीएसटीआर 1 में या 3B में, दोनों जगह ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप F12 कॉन्फ़िग में आके जीएसटीआर 1 या 3B दोनों में, यहां पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, अलाउ टैक्स डिफरेंस अप टू। अगर आप यहां पर जो अमाउंट एंटर कर देंगे ना, और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद जो भी आप एंट्री करेंगे, चाहे सेल की हो, परचेज की, सॉरी जीएसटीआर 1 के केस में तो सेल ही होगी, तो सेल की जो एंट्री आप करेंगे वहां पर अगर आप टैक्स के अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, तो यहां पर वो एंट्री आपकी मिसमैच में नहीं जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जीएसटीआर 1 में जाकर अपनी जो जेएसएन फाइल है या एक्सेल फाइल है उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। ठीक है, ऑफलाइन मोड में अपलोड करने के लिए तो आपके पास ये बटन रहता है टैली के अंदर, जीएसटीआर 1 में और 3B में भी, एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1। अगर आपकी टैली में ये बटन रिफ्लेक्ट ना हो, तो उस केस में आप समझ जाइएगा कि या तो आपने अपनी टैली को अपडेट नहीं किया है, या आप टैली का ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये समझ लीजिए। जैसे कि आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 12 जुलाई 2020, और ये जो मैं टैली का वर्जन यूज कर रहा हूं, अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये 6.6.2, जो कि आपको यहां नीचे में रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, और यहां नीचे लेटेस्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि मेरी नेट भी कनेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे के जो हमारे वर्जन थे उसमें भी ये ऑप्शन था। ये जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया, ये इसके जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें भी ये ऑप्शन था। लेकिन जब हमारे इंडिया में जीएसटी आई थी, और उस टाइम पर जो टैली रिलीज हुई थी जीएसटी के लिए 6.1.1, और जो उससे पीछे का वर्जन था 6, टैली का सबसे पहला वर्जन जीएसटी के आने के बाद 6 था, उसके बाद 6.1.1 था, उसके बाद भी कुछ कई सारे वर्जन आते गए, तो उसमें से कुछ वर्जन में ये ऑप्शन नहीं था। यानी जो स्टार्टिंग के कुछ वर्जन थे उसमें ये जो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है नहीं था। तो अगर आप वो वर्जन यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी टैली को अपडेट कीजिए। और आप अपडेट कैसे करेंगे? देखिए, आप अपडेट तभी कर सकते हैं जब आपका टीएसएस एक्सपायर ना हुआ हो। जैसे कि मैं अपने पास 2 टैली के लाइसेंस यूज करता हूं। एक लाइसेंस है जो कि मेरा टीएसएस एक्सपायर हो चुका है तकरीबन 2017 में। ठीक है, उसके बाद से मैंने अपनी टैली का टीएसएस रेन्युअल नहीं कराया है, जिसके लिए 3 से 4 हजार रुपए लगते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, तो वो मैंने रेन्युअल नहीं करवाया। ठीक है, तो उस केस में मैं जो टैली के लेटेस्ट वर्जन आते हैं मैं उसे एजुकेशनल मोड में यूज कर पाता हूं, लाइसेंस मोड में नहीं। तो उस केस में जो वो मेरी टैली है जो मेरे पास जिसका टीएसएस एक्सपायर हो चुका है, उस टैली से मैं कभी भी अपनी जेएसएन फाइल क्रिएट नहीं कर पाता हूं, टैली के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं कर पाता हूं, और उस टैली से मैं कभी भी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाता हूं जीएसटी पोर्टल पे ऑफलाइन मोड में। ठीक है, लेकिन ये जो मेरा लाइसेंस वर्जन है ये मैंने रिसेंटली परचेज किया 2019 में, और इसका अभी तक टीएसएस एक्सपायर नहीं हुआ है, 31 दिसंबर में है, 31 दिसंबर 2020 में एक्सपायर है, आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। इसीलिए मैं जो टैली के लेटेस्ट वर्जन आते हैं मैं उसे यूज कर पाता हूं लाइसेंस मोड में, और जो हमारे इसके पीछे के भी प्रीवियस वर्जन थे अगर आपके पास वो भी हैं तो उस केस में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो स्टार्टिंग फेज का था, जो टैली के स्टार्टिंग रिलीज आए थे उस समय के वर्जन है, तो उस केस में आप अगर
आपके टैली में GSTR1 में ये बटन नहीं आ रहा है, तो आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आपका TSS एक्सपायर नहीं हुआ है तब आप अपनी टैली को अपडेट कर लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि आप अपडेट कर रहे हैं लेकिन टैली अपडेट नहीं ले रही है, तो उस केस में TSS को पहले रेन्युअल कराइए, फिर अपडेट कीजिए, तो उसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं GST पोर्टल पे, जिसकी URL होती है gst.gov.in, और यहां पर आपको लॉगिन बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अगर आपके पास यूजर आईडी है अपने GST पोर्टल का, तो उसे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप अपनी JSON फाइल को अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप GST पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहां पर आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में, जो कि आपको स्क्रीन पर सामने में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नहीं आए, रिटर्न डैशबोर्ड आपको रिफ्लेक्ट ना हो, तो आप यहां पर सर्विस के टैब पर जाएंगे और यहां पर रिटर्न में जाएंगे, और यहां पर रिटर्न डैशबोर्ड आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें आपको जाना है। दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है कि किस फाइनेंशियल ईयर की आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम 2021 की कर रहे हैं, तो हम 2021 लेंगे, और यहां पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने का मतलब कि जैसे अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अप्रैल की कर रहे हैं तो अप्रैल का पीरियड लेंगे, मई की कर रहे हैं तो मई का पीरियड लेंगे, और उसी हिसाब से टैली से अपनी फाइल को पीरियड सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर जून मंथ लेना होगा, लास्ट मंथ लेना होगा। मतलब कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ कौन सा है, जून है, तो यहां पर आपको लास्ट मंथ लेना होगा, तभी आपको GSTR1 एक्टिव दिखेगा, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट दिखेगा, ठीक है। यहां पर जून करेंगे और इस पे सर्च पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको GSTR1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहां पर आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप टैली की JSON फाइल को अपलोड कर रहे हैं, यानी कि आप जो यहां पर GSTR1 फाइल करेंगे, यहां पर मैनुअल फाइल नहीं करेंगे। अगर आप मैनुअली फाइल करना चाहते हैं, यानी जो भी कॉलम्स हैं इसके अंदर उसे आप जाकर खुद से फिल करना चाहते हैं, तब आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरी ये वीडियो प्रिपेयर ऑफलाइन की है कि आप टैली के थ्रू कैसे GSTR1 को फाइल करेंगे GST पोर्टल पे, तो हम यहां पर प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। और यहां पर जो ये आपको ड्यू डेट रिफ्लेक्ट हो रही है 11/7/2020, ये मंथली जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसके केस में रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसा कि अगर वो लोग जून की रिटर्न फाइल करेंगे तो उनके केस में जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट क्या होगी, 11/7 होगी। तो यहां पर आपको इस डेट को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके केस में 31/7/2020 ही है, ठीक है। आप यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर देखिए आपको यहां पर फाइल के लिए कह रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और जहां पर भी आपकी जिस भी लोकेशन में आपकी फाइल है वहां से इस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे GSTR1 यहां पर अपलोड करनी है, तो ये GSTR1 दिख रही है आपको, इसे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर ओपन करूंगा, और यहां पर देखिएगा मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी, अपलोड हो रही है। यहां पर देखिए अगर कोई एरर नहीं होगा तो NA रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये मेरी फाइल जो है प्रॉपर्ली अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। अपलोड होने का मतलब है कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है, रिटर्न फाइल करना बाकी है अभी। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसे कंप्लीट होने में 15 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं योर JSON फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द वैलिडेशन प्रोसेस में टेक अप टू 15 मिनट्स, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 15 मिनट लेगा। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन का ऑप्शन था प्रिपेयर ऑनलाइन, उसमें जाकर आप देखेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, जो भी आपने वहां से टैली से एक्सपोर्ट किया वो सारी चीजें वहां पर रिफ्लेक्ट होगी। वो सारी चीजें आपको मिला लेनी है कि परफेक्ट है कि नहीं। आप मैनुअली जाकर एक एक चीज चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आपने सब कुछ सही से किया है, तब आप उसे सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न को फाइल कर देंगे। तो देखिए अभी तो इससे टाइम लगेगा 15 मिनट, तो 15 मिनट हम वेट नहीं करेंगे। मेरे पास एक और आईडी है जिसमें मैंने फाइल ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूं कि अपलोड होने के बाद किस तरीके से रिपोर्टिंग आती है। उसके बाद फिर हम फाइलिंग के प्रोसेस को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं GSTR1 किसी और की आपको एक बार दिखा देता हूं जिसकी मैंने ऑलरेडी JSON फाइल GST पोर्टल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम वेट कर ही लेता हूं और उसके बाद मैंने जिसकी अभी ये फाइल अपलोड की है मैं उसी के आपको एक बार दिखा देता हूं। तो अब इसकी फाइल रिफ्लेक्ट होने लग चुकी है प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर, हम चल के देख लेते हैं। लेकिन आपको यहां पर दिखा दूं कि अब यहां पर जो ड्यू डेट है वो चेंज हो गई है। आप देख सकते हैं यहां पर अब ड्यू डेट 31/7/2020 हो गई है। जैसे मैंने फाइल अपलोड की उसके बाद ये डेट चेंज हो चुकी है। अब हम प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो भी मैंने अपलोड किया है वो परफेक्टली यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। यहां पर देखिए
आपको सारी डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज आ गई है, यहाँ पर मेरी 10 इनवॉइस है B2B की, वो आपको दिख रही है, क्रेडिट नोट है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। B2C की आपको 23 एंट्रीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे सारे कॉलम्स में, एक बार जाकर हम सारी चीजें एक बार चेक कर लेंगे। अगर हमें सही लगेगा तो उसके बाद हम यहां पर इस पर टिक करेंगे और यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास यहां पर फाइल रिटर्न का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हम अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इस तरीके से आपको बता दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे GSTR1 को, तो यहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो नीचे में आप देखते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी। अगर ये नो रहेगा तो उस केस में क्या है कि जो GST पोर्टल पे 1 होती है, यहाँ पर जो आपको इनवॉइस की डिटेल्स डालनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट इशूड वगैरह आपको डालना पड़ता है कि कितनी इनवॉइसेज आपने इशू की है, ये सारी डिटेल जो डालनी पड़ती है ये फिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और HSN कोड वगैरह की जो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख रही है 12 नंबर टेबल में GSTR1 में कि 43 आपको यहाँ पर अपलोडेड है, ये सारी चीजें आपकी कब एक्सपोर्ट होगी, जब आप यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है इन्हें यहाँ करेंगे एक्सपोर्ट करते टाइम। अगर आपने इन्हें यहाँ पर नो रखा होगा तो उस केस में ये सारी डिटेल्स आपकी GSTR1 में एक्सपोर्ट नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी एक्सपोर्ट करते टाइम टैली से GSTR1 को, तभी आप GST पोर्टल पे जब GSTR1 को वहां पर इंपोर्ट करेंगे तो वो सारी चीजें ऑटोफिल हो जाएंगी। और आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिया होगा कि अगर आप टैली के थ्रू ये सारी चीजें करते हैं तो उस केस में आपका जो HSN कोड है या जो डॉक्यूमेंट इशूड है ये सारी चीजें भी फिल हो जाती है, आपको मैनुअल कुछ फिट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए कि आपको GSTR1 में कैसे सारी डेटा को इंपोर्ट करना है, वो सारी चीजें करने के बाद और सारे को एक बार वापस से चेक कर लेने के बाद कि सारी चीजें सही से रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं तो आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है और यहाँ पर प्रोसीड करना है। यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। तो मैंने प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर फाइल बटन जो यहाँ पर है फाइल रिटर्न का बटन ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप ऊपर से रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फाइल बटन एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल रिटर्न का बटन एक्टिवेट हो चुका है, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी समरी जनरेट नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पर मुझे कुछ करने के लिए नहीं दिया है। मैं यहाँ पर टिक करना चाह रहा हूँ तो नहीं करने दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, अगर रिफ्रेश से भी काम नहीं बनेगा तो वापस से बैक लूंगा, फिर से वापस आऊंगा। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे टिक करने के लिए दिया जा रहा है और यहाँ पर मुझे अपना प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर फाइल विद EVC पर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी आपकी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर होगी GST पोर्टल पे, उस पे आपको एक OTP आएगी, वो आपको यहाँ पर आकर डालनी होगी। उसमें से किसी में से भी देखकर आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद आपकी ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। और ये DSC का मतलब क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी जिन लोगों का GST में ऑडिट होता है उनके लिए ये मैंडेटरी होता है। वो EVC के थ्रू फाइल नहीं कर सकते हैं, वो DSC के थ्रू करेंगे। और आपके केस में आप दोनों में से किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में लोग DSC नहीं बनवाना चाहते हैं, उसमें पैसे लगते हैं और उसे फिर GST पोर्टल के साथ अटैच करना होता है। तो जो नॉर्मल पर्सन है जिनका ऑडिट नहीं होता है वो इसका ही यूज करते हैं, तो हम भी इसी का यूज करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमसे OTP मांग रहा है। यहाँ पर जो भी OTP होगी मेरी मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पर, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसमें से किसी में से भी एक से देखकर मैं यहाँ पर डालूंगा और वेरीफाई करूंगा, मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी और मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूं, मैंने डाल दी और यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूं। आप देखिए ऊपर में मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ARN नंबर भी जनरेट हो गया है। हम बैक जाते हैं और बैक जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी स्टेटस भी आपको फाइल्ड दिखेगी। यहां पर देखिए स्टेटस आपको फाइल्ड रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी GSTR1 फाइल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।